तो आज की जो वीडियो है इसमें बात बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग डिपेंडेंट फैमिली वाले हैं तो यूके में आ रहे हैं और उनके लिए जो है ना बहुत से लोगों ने मुझे बोला है। कमेंट भी आते हैं, मुझे कॉल भी आती हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं इन दिनों में। यही के जानने के लिए जी हमारा वीज़ा क्यों डिले हो रहा है और नवंबर की दिसंबर की उनकी अपॉइंटमेंट्स जो थी बायोमेट्रिक हो चुकी हैं। हालांकि उनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं तो उनको अभी तक वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। तो आज की वीडियो है जी इस टॉपिक के ऊपर। जितने भी लोगों ने मुझसे कहा है कि उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है तो फिर आपको समझ आएगी कि आपके वीज़ास क्यों डिले हो रहे हैं और रीज़न क्या है डिले होने का। तो हम चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने लाइक करनी है, कमेंट करके बताना है आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है और कब की आपकी बायोमेट्रिक है। काफ़ी लोगों के वीज़ास डिले हुए हैं तो आपने चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और चैनल को भी सपोर्ट मिलती है। तो ये आपका अपना फैमिली चैनल है, जब चाहे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सून एज़ पॉसिबल जवाब भी ज़रूर दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़ा जो है वो डिले हुए हैं और अपनी जो आपकी बायोमेट्रिक है वो भी बताएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर वीडियो में कि ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से आपके वीज़ा डिले हुए हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ वकास हुसैन और आप देख रहे हैं यूके वीज़ा न्यूज़ एंड इमिग्रेशन। वेलकम टू एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है जनाब, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, केयर वीज़ा हो गया और इसके अलावा वर्क परमिट वाले हैं। तो इनके जो वीज़ाज़ हैं वो क्यों डिले हो रहे हैं, रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उनको जो ईमेल आई है, अगर आपने नवंबर में मतलब बायोमेट्रिक की है, आपकी जो फिंगरप्रिंट हुए हैं, तो अभी तक आपको वीज़ा क्यों नहीं मिला है। मतलब कहने का ये है कि स्टूडेंट को भी ईमेल आई है एनएसएफ की, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की, और केयर वीज़ा वालों को भी आई है और उसके अलावा वर्क परमिट वालों को भी ईमेल आई है कि केस आपका जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये ईमेल आने की वजह क्या है और डिले क्यों हो रहा है। तो अभी ये है कि अगर आपको एनएसएफ की ईमेल आ रही है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस जो होता है, तो अभी आपने, अगर आपको एक मंथ हो गया, एक महीना हो गया या 2 महीने हो गए हैं तो आपको अभी तक कोई जवाब नहीं आया, आपका इंटरव्यू भी हो चुका है, तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने करना क्या है। तो अभी आपने वीडियो जो है ना ये पूरी एंड तक देखनी है, तब आपको जाके पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ये बात पता चलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसके अलावा मैं आपसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं तो पहले आप वीडियो देखा करें। जितने भी बहन भाई हैं, वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, ठीक है। आपने लिसन करनी है कि क्या पॉइंट्स हैं, क्या बात बताई है। उसके बाद आप जब पूरी वीडियो देख चुके हो फिर मुझे कमेंट कर सकते हो। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे आपका ये है कि वीडियो आप देखते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं, बात करते हैं कि जी मैं जो है वो कॉज नहीं मिला है, ये है वो है। तो वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो तब आपको समझ आएगी सारे पॉइंट्स की, और उसके बाद आप खुद ही जो है वो अगला प्रोसीजर जो है वो आप करेंगे। तो अगर वीडियो ही नहीं आप देखेंगे तो आप मुझे कमेंट कर देते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, तो इस तरह आपको नहीं समझ आएगी। जितने भी बहन भाई हो, आप वीडियो पूरी वॉच किया करो। मेरी कोशिश यही होती है जब मैं व्लॉग बनाता हूँ, ठीक है, वीडियो, कि इसमें आपका काम जो है ना वो हेल्प आउट हो जाए, कि आपका काम हो जाए। इसके अलावा मैं और कोई फालतू की बातें नहीं करता हूँ। मेरा जो भी व्लॉग है वो आपके लिए ही है, जो मतलब कि आपके काम आ सकती हैं वीडियो। मतलब कि कोई भी वीज़ा के हवाले से आप यूके में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। सब के लिए, जितने भी बहन भाई हैं डिफरेंट वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं तो आपको वीडियोस मिलेंगी। कोई वेस्टिंग टाइम का नहीं है सिस्टम, स्ट्रेट वे बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से पॉइंट जो मैंने बताए हैं जो आपके फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बैक टू द टॉपिक नाउ,
कि क्या रीज़न है जो कि लोगों के वीज़े जो है ना वो डिले हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा 2 मंथ 3 मंथ होते जा रहे हैं, काफ़ी लोगों को वीज़े नहीं मिले। और इवन ये वीज़े डिले का बात नहीं है, और ये इवन मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पीएसडब्ल्यू ये भी डिले हो रहे हैं, और इवन के जो एक्सटेंशन है वो भी डिले हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो देखें जी, जो सबसे बड़ा रीज़न है ना डिले होने का, जो कि मेरी समझ में भी आ रहा है, आपको भी पता चल जाएगा। ये वो रीज़न है जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है ना यूके की होम ऑफिस इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जमा हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा केसेस जमा हो गए हैं। और इसके अलावा ये है कि जो आपको सबको पता होगा, मेरी वीडियो आपने देखी होगी, अगर देखी है तो आपको पता है। जिनने नहीं देखी वो भी मेरे जो है ना 2-3 दिन की पहले की वीडियो ज़रूर देखें। उनमें भी मैंने एक वीडियो बनाई थी फ़ीसों के बारे में, जो फ़ीस इंक्रीज़ होती हैं। तो आईएचएस जो है इसकी फ़ीस इंक्रीज़ हो चुकी है, एप्लीमेंट डेट जो है इन्होंने दे दी है। तो ये भी रीज़न जो है साथ लगाया जाता है। तो ये तो आपको पता होगा कि जो यूके की इमिग्रेशन है, यूके वे है, इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी को जो है ना एंड ऑफ जनवरी ये होगा कि फ़ीसें इंक्रीज़ हो जाएंगी आईएचएस की। तो ये 6 फ़रवरी को हुई हैं, ठीक है, 2024 में। तो बहुत से ऐसे लोग हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के वीज़ा के हवाले से, सब ने जो एप्लीकेशन है ना वो सबमिट कर दिए हैं। इवन के एक्सटेंशन जो होती है, वीज़ा एक्सटेंड करते हैं, वो भी ऐसा कि हुआ है कि उन्होंने भी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है 2-2 महीने पहले। तो ये जो है ना गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट कर लेती है, अगर आप 2-3 महीने पहले जो है ना वीज़ा एक्सटेंड करते हैं। तो यही वजह से कि आईएचएस की जो फ़ीस है ये बहुत ज़्यादा 66% जो है ना इंक्रीज़ हुई है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने एक्सटेंशन के लिए जी सबमिट कर दिए एप्लीकेशंस। और इसके अलावा डिफरेंट और कैटेगरी के वीज़ा जो है उन्होंने भी इसी तरह किया है। तो इसमें चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो गया, और पीएसडब्ल्यू वाले हो गए, और केयर वर्क वीज़ा हो गया, वर्क परमिट वाला हो गया, इन सब के जो कॉज है स्पॉन्सरशिप है, और इसके अलावा ये जो एक्सटेंशन वाले हैं इन सब ने एप्लीकेशन डाल दी हैं। तो यूके की जो इमिग्रेशन है इनके ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ चुका है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। तो जो यूके की होम ऑफिस है इनके पास इतने ज़्यादा वर्कर नहीं हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन हो गई हैं। एट अ टाइम पे इतना ज़्यादा बर्डन पड़ चुका है यूके की जो गवर्नमेंट है और ये होम ऑफिस है, जहाँ पे आपका वीज़ा मतलब डिले देते हैं आपको, और एक्सटेंड भी करते हैं, और वीज़ा कन्वर्ट भी आप लोग करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ना जो है ना इसके ऊपर वज़न डाल दिया है। एप्लीकेशन जो है वो डाल दिए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के हवाले से भी, और एक्सटेंड वाले भी, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना इनके ऊपर लोड पड़ चुका है। तो इनके पास जो यूके होम ऑफिस है इनके पास इतने ज़्यादा वर्कर्स नहीं हैं जो कि एकदम मतलब है कि ये सारी एप्लीकेशन जो है वे ये सॉर्ट आउट करें, इनको सॉल्व करें, जिनके वीज़ा देने हैं उनको दें, और जिनके एक्सटेंड है उनको एक्सटेंड करें। तो ये इसी वजह से जो है ना मेन जो रीज़न बताया जा रहा है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यूके की वेबसाइट है जो इमिग्रेशन की, तो वहाँ पे आपको भी पड़ा है जो है ना उन्होंने डाल दिया है लिंक और वेबसाइट दी है कि इतना ज़्यादा केसेस जो है वो आए हैं, इतने पहले शायद कभी भी नहीं आए। इनकी जो यूके होम ऑफिस की वेबसाइट है वहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा वज़न जो है ना बहुत हैवी हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन हो गई हैं कि तो मोस्ट ये है ना रीज़न हो सकता है कि जो है ना एप्लीकेशन की वजह से, और मोस्टली आपका जो वीज़ा नहीं आया आपके एप्लीकेंट या आपके रिलेशन से वो रिलेटेड होता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका वीज़ा डिले है, ठीक है, उसमें जो आपने एप्लीकेशन फ़िल की है तो उसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है, जो ठीक से आपने फ़िल नहीं किया, एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसमें भी डिले हो सकती है, या उन्होंने को आपके लिए आपके एविडेंस मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट्स मांगा है तो वो आपने दिया होगा, या उसमें कोई मिस्टेक होती है। तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं ना ये चेक करते हैं प्रॉपर,
3 दफ़ा खुद चेक करते हैं और इसके बाद एक दफ़ा जो इनका बड़ा मैनेजर होता है वो चेक करता है। जब वो चेक करता है फिर आपको वीज़ा जारी कर दिया जाता है। तो इसके अलावा अगर आपने बैंक स्टेटमेंट जो लगाई होती है और उसमें आपने 2 या 3 डिफरेंट बैंक की स्टेटमेंट साथ लगा दिए हैं, तो ये भी गलत है और इसकी वजह से भी आपका वीज़ा डिले हो सकता है। ये 100% ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा हुआ है लोगों के साथ जिन लोगों ने 2-3 बैंक की स्टेटमेंट लगाई हैं और उनके वीज़ा से डिले हुए हैं। बाकायदा मेरी उनसे बात भी हुई है, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं वो भी, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमने ऐसा किया है। तो बिल्कुल जी वो रीज़न ठीक था उनका। उनका वीज़ा डिले इसी वजह से हुआ था कि उन्होंने 2-3 बैंक की स्टेटमेंट्स लगाई थी। ऐसा ना किया करें, एक ही बैंक की स्टेटमेंट आप लगाया करें, जो लोग अभी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जब ये आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं ना 3 बैंक की अगर आपने लगा दी या 2 की लगा दी, तो यूके जो होम ऑफिस होता है ये आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं और इसके बाद बैंक वालों को कॉल करते हैं कि ये बंदा है, इसका ये अकाउंट है आपके बैंक में, तो क्या ये बंदा जेन्युइन है या इसने फेक बैंक स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बनवाई हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली सच बोलते हैं जो बैंक मैनेजर होते हैं, कुछ होते हैं फेक बना देते हैं। अगर इस तरह होता है तो वो बंदा जिसका वीज़ा है वो तो रिजेक्ट होता ही होता है और उसके साथ जो बैंक वाले होते हैं उनको भी काफ़ी जो है ना भारी तादाद में जुर्माना होता है, फ़ाइन होता है। तो इन 2-3 साल में ऐसा हुआ है लोगों के साथ लोगों ने किया है। केयर वर्क वीज़ा के ऊपर लोग आए हैं यहाँ पे यूके के अंदर और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी काफ़ी जो लोग आए हैं यूके के अंदर, इन लोगों ने जनाब जाली बैंक स्टेटमेंट्स जो होती हैं फेक जिसको कहते हैं आप लोग जाली कर लें, तो वो उन्होंने बनवाई थी और बनवा के जो है ना वो यहाँ पे आए थे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ना किया करें। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आप जेन्युइन पेपर अपने लगाया करें। तो ये जो जाली बनवाते हैं बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें जो है ये अब यूके की गवर्नमेंट को भी पता है, यूके की जो होम ऑफिस है। आप ये ना सोचना कि ये अब इनको नहीं पता, ये भी अब बहुत ज़्यादा सयाने हो चुके हैं। ये आपका सारा जो है ना हिस्ट्री जानते होते हैं कि आपने कैसे बैंक स्टेटमेंट जिस तरह बनवाई है, मतलब कि जाली आप पैसे दे के बनवा रहे हैं 3-4 महीने, मतलब पैसे दे के तो इस तरह काम आगे पीछे करके तो आपने बनवा लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें अब ये समझने लगे हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी डिले हुए हैं वीज़े और अभी जो यूके होम ऑफिस है इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त कानून कर दिया है कि अगर अभी कोई मतलब केयर वर्क वीज़ा पे यूके में आ रहे हैं लोग और स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट की गई है, तो क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स सारे जेन्युइन हैं या फेक हैं। ठीक है, तो अगर जेन्युइन है तो वो आपको कभी भी डिले नहीं करेंगे, आपका वीज़ा आपको फ़ौरन मिलेगा। ऐसा हुआ है काफ़ी बहन भाइयों के साथ, मुझे खुद के लोगों ने बताया है। और जिनके मतलब कि कोई चीज़ बैंक स्टेटमेंट जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह अगर किसी ने लगा दी है तो उसका डिले ज़रूर होगा और वो वेरीफाई करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा सख्ती हो गया है, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो बैंक वालों से ये वेरीफाई करते हैं, बहुत जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद जाके नेक्स्ट जो है ना स्टेप ये लेते हैं। तो बैंक का जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि जब बैंक की वेरीफाई होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट का डिले का रीज़न भी साथ में अब आपको बताने लगा हूँ। आपने समझना ये पॉइंट कि जब आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो एक बैंक स्टेटमेंट मतलब एक बैंक की लगाया करें, अच्छी बैंक स्टेटमेंट आप नहीं बनाया करें खुद, सब जितने भी बहन भाई हैं आपके अपने पैसे हों। उसके बाद दूसरा ये है कि 2-3 बैंक की ना लगाया करें। जब 2-3 बैंक की लगाएंगे तो उसमें ये होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा वेरीफाई करने का। वो डिफरेंट अगर बैंक हैं तो डिफरेंट बैंक से वो कांटेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपकी जो डिटेल्स होती है बैंक वालों के पास तो वो क्लियर करते हैं। तो इसका जो डिले का रीज़न मैं साथ अटैच कर रहा हूँ ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक वालों को जब यूके होम ऑफिस वाले कॉल करते हैं
फ़ोन लाइंस ख़राब होने की वजह से फ़ोन समटाइम नहीं कॉल रिसीव होती। काफ़ी लोग स्टूडेंट या पीएसडब्ल्यू या किसी केयर वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, किसी भी तरीके में बैंक स्टेटमेंट वाले हैं जो, तो उनसे कांटेक्ट नहीं होता, तो वो ईमेल कर देते हैं, ठीक है, यूके होम ऑफिस बैंक वालों को। तो जब बैंक वालों को ईमेल जाती है तो बैंक वाले जो है वो नहीं चेक करते एकदम, पाकिस्तान में स्पेशली, तो वो चली जाती है ईमेल जंक में। तो जंक जो है वो चेक ही नहीं करते, चाहे वो 2 हफ्ते गुजर जाए और चाहे वो इससे भी ज़्यादा टाइम हो जाए। जब उनका ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया, चेक किया तो अब तक देखा तो वो तो ईमेल आई हुई है, तो फिर वो कांटेक्ट करते हैं। तो ये देखने तक अगर आपके 2 महीने भी गुजर गए हैं तो ये 2 महीने आपका वीज़ा डिले कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इससे बचने के लिए आपको ये भी चाहिए कि जब आप केस अपना जमा करते हैं, करवा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट लगवाइए, जो बैंक का आपका जो बैंक है वो करीबी बैंक होता है, जो आपका काम बनता है कि बैंक वाले से कांटेक्ट में रहना, उनसे बातचीत करना और अपडेट लेना, क्या आपको कॉल आई है, वेरीफाई हुआ है मेरा अकाउंट या नहीं हुआ। ये हर रोज़ आपने जो है ना पूछना है बैंक वालों से, क्योंकि बैंक वाले जो है ना ये ईमेल्स वगैरह नहीं चेक करते हैं जंक में। जो ईमेल आती है बॉक्स में वो ये देखते हैं और बाकी की ईमेल मतलब जगह जो है जंक वाली वो नहीं देखते। तो इसका ये भी रीज़न मैन है कि आपका वीज़ा जो है वो डिले हो जाता है। तो इसके अलावा अगर उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, ठीक है, तो वो आपको ईमेल करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो आपको ईमेल आती है तो वो आपको रिसीव नहीं होती वो चली जाती है जंक ईमेल में। तो अगर जंक ईमेल में चली गई तो आपने तो नॉर्मल जस्ट ईमेल ओपन करना है, ईमेल बॉक्स देखना है, वहाँ पे तो ईमेल आ ही नहीं है, तो आपने बैक चले जाना है। आप जंक मेल जो है वो ज़रूर चेक किया करें, जिसको स्पैम फोल्डर भी कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में। और जिस जिस तरह का जो भी फ़ोन है आपके पास, आप जो ईमेल के बॉक्स बने होते हैं वो जंक में, स्पैम में या मेल बॉक्स में, ऑल जो जो ईमेल है वो आप सारी चेक किया करें, ठीक है। आपसे अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है तो आपको जंक मेल आई हुई है तो आपने तो वहाँ पे जाके देखा नहीं है, तो चाहे वो एक हफ़्ता गुजर जाए या महीना गुजर जाए तो उसमें भी आपका वीज़ा डिले होता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितने भी बहन भाई हैं, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा डिले हो रहा है, तो आप अपना ईमेल जो है ना प्रॉपर चेक किया करें, एवरी डे चेक किया करें। तो अगर आई हुई है तो उसको अपने टाइम के मुताबिक जो है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, वो आप फ़ौरन उनको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि आपका वीज़ा जो है वो जल्दी में हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी काफ़ी रीज़न है कि काफ़ी बहन भाई होते हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है और वो दोबारा अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो होम ऑफिस जो होता है यूके का, ये प्रॉपर चेक करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी जिस बंदे ने दोबारा वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है, डिले हो रहा है, तो वो ये रीज़न है कि वो प्रॉपर चेक करेंगे कि इस बंदे का पहले रिजेक्ट हुआ है तो पहले इसका क्यों रिजेक्ट हुआ था, ऐसा कौन सा रीज़न था जो कि वीज़ा इसका रिजेक्ट कर दिया गया था और अभी इस बंदे ने दोबारा अप्लाई किया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो चेक करते हैं कि कोई दोबारा से वही मिस्टेक है या कुछ और तो नहीं मिस्टेक। तो इसमें या तो आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक मतलब साथ कोई प्रॉब्लम है जो वीज़ा डिले है, या आपका जो एप्लीकेंट जो सिस्टम है उसमें कोई मतलब मिस्टेक हुई है, ठीक है, जो वीज़ा आपका डिले हो रहा है। तो थर्ड रीज़न जो है वो उसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं अभी, आपको बता देता हूँ। जो लोग स्किल वर्क वीज़ा और केयर वर्क वीज़ा वाले हैं उनके वीज़ाज भी डिले हो रहे हैं, यहाँ तक कि कॉज लेटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। काफ़ी बहन भाई जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ उनको अभी तक कॉज लेटर का कोई आंसर नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो चुका है, डिफरेंट कंपनीज से अप्लाई कर रहे हैं और उनको कोई आंसर नहीं आ रहा। और जिनको कॉज लेटर मिल चुका है उनका वीज़ा भी इशू हो चुका है, लेकिन मतलब कॉज लेटर जिनको मिल चुका है उनके भी वीज़े जो है वो भी अभी तक उनको नहीं मिल रहे। और इसका क्या रीज़न है,
तो ये रीज़न भी मैं आपको बताने लगा हूँ। आपका जो केयर वीज़ा है, ठीक है, वो CQ से रिलेटेड हो सकता है ना हो, तो आपका जो वीज़ा है ये डिले हो जाएगा। मतलब कि डिले हो रहा है, CQ से मतलब रजिस्टर्ड नहीं है ये एक अदारा है यूके में, ठीक है। तो इससे रजिस्टर्ड जो भी है केयर होम वीज़ा, अगर रजिस्टर ना हो तो वो वीज़ा डिले होता है। तो CQs मतलब ये है कि ये वीज़ा आपका चेक करेंगे, आपको ये वीज़ा इशू करेंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा। अब बात ये नहीं है कि केयर होम जो है वो आपको वीज़ा देगी तो आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। केयर होम को भी ये अब चेक कर रहे हैं कि क्या ये केयर होम जो है ये जेन्युइन है, ये बंदा आ रहा है, इस बंदे की जो डिटेल्स हैं। पहले तो केयर होम वालों से जो पूछते हैं लाइसेंस वगैरह, और उसके बाद कंपनी का जो भी मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एम्प्लॉयर जो होते हैं, तो वो अपनी डिटेल्स पहले देते हैं, वो उनकी डिटेल्स चेक करते हैं और उसके बाद आपकी डिटेल्स जो है वो चेक करते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। और अभी मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ, रीज़न काफ़ी चौथा रीज़न है ये भी, कि लोग ये भी मुझे कह रहे हैं जी हमने प्रायोरिटी सर्विस ली है, ठीक है, और हमारा वीज़ा फिर भी डिले हो रहा है। तो इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, आप चाहे स्किल वर्क वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, केयर होम वीज़ा पे हैं, स्पाउस वीज़ा पे हैं, स्किल वर्क वीज़ा पे हैं, या इसके रिलेटेड और भी कोई वीज़े हैं, उनके वीज़ा के मतलब थ्रू के ऊपर हैं, आपने प्रायोरिटी सर्विस ली है, तो आपने प्रायोरिटी फी जो ले लिया है, फ़ीस भी पे कर दी है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई फॉल्ट है, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स कम लगा दिए है या ठीक से आपने फिल नहीं किया फॉर्म, तो ये भी रीज़न है कि आपका वीज़ा डिले हो जाएगा। फिर वो प्रायोरिटी नहीं देखेंगे कि आपका मतलब 30 दिन के अंदर जो उन्होंने जवाब देना है 30 वर्किंग डेज़ में, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं तो वो डिले होगा। तो इसमें ये है कि आप अगर आपको NSF की ईमेल आती है, ठीक है, आपका वीज़ा जो है मतलब जो केस है, फाइल जो होती है आपकी, वो NSF जो है वो है ये जी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें आपने कोई गलती की है। तो अगर आपने कोई गलती की है ना, तो वो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूर ईमेल करेंगे। आपने वो ईमेल चेक करनी है, उसमें उनने उन्हें क्या रिक्वायरमेंट कौन सा पेपर मांगा है आपसे, जो आपने उनको वो पेपर जो है ना वो देना है, और वो चेक करेंगे। अगर वो जेन्युइन हुआ तो आपको वीज़ा ज़रूर देंगे। तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा सख्ती हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2 साल में काफ़ी मतलब है ना कि लोग आए हैं, जैली फैमिली साथ लगा के लेके आए हैं यूके के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जैली काम हुए हैं, इसकी वजह से अभी जो है ना सख्ती भी बहुत ज़्यादा हुई है। सख्ती होने की वजह से आपके वीज़ास जो है वो भी डिले हुए हैं, और कुछ आपने मिस्टेक्स कर दिए हैं। ये मैं एक बंदे का नहीं कह रहा, मैं खुद का भी कह रहा हूँ कि जब वीज़ा अप्लाई करता हूँ कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है ना 100% जेन्युइन हो। कभी कोई कुछ बंदे होते हैं जो ठीक करते हैं, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जिनसे मिस्टेक होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आप परेशान ना हो उससे। आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ईमेल आ जाएगी। अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस ली हुई है फिर भी इट्स ऑलराइट। मैं आपको वैसे कहता हूँ, काफ़ी वीडियोस में पहले मैंने बताया है आपको प्रायोरिटी के बारे में। आप मेरी वीडियोस ज़रूर विज़िट करना, यूट्यूब के ऊपर है कि प्रायोरिटी सर्विस ना लिया करें। प्रायोरिटी सर्विस आपके जस्ट वेस्ट मनी है, ठीक है, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। 500 से 800 तक आपके पैसे अगर लग रहे हैं पाउंड, तो वही आपका टिकट हो जाएगा। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप पूरा करेंगे तो वो आपको वीज़ा चेक करके दे देंगे। तो एक और भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, अभी जैली काम जो है वो नहीं चलने वाला यूके में, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं तो ये मत सोचें, अपने डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन लगाएं, जैली नहीं लगाने। जो आपका वीज़ा है, ठीक है, आपका रिलेशन होगा, अगर आप डिपेंडेंट साथ लेके आ रहे हैं हस्बैंड या वाइफ को, तो जैली काम नहीं करना। अगर जेन्युइन है तो वो ये अब इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है कि 2 साल पुराना रिलेशनशिप होगा तो आपका डिपेंडेंट साथ आएगा, 2 या 3 साल।
तो अगर 2-3 साल से कम है तो इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती होने जा रही है, बहुत ज़्यादा। प्रॉपर ये चेक करेंगे रिलेशनशिप, तस्वीरें वगैरह, चैट वगैरह, उसके बाद और जो गिफ्ट वगैरह होते हैं, उसके अलावा फैमिली की तस्वीरें होगी, साथ शादी की तस्वीरें होगी। बहुत ज़्यादा जो है ना अभी ये मतलब कि सख्ती करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। इसी वजह से लोगों के वीज़ा डिले हो रहे हैं। हर एक बंदे का केस जो है ना ये प्रॉपर चेक करना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो आपका अगर बच्चे हैं तो आपको वो साथ लेके आ रहे हैं यूके में, तो ये सख्ती तो है। आपका निकाहनामा हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, बच्चों के जो हम होते हैं एफआरसी होगी, और इसके अलावा अगर बच्चे आपके स्कूल में हैं, जिस कंट्री में आप बैक होम या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी और कंट्री का भी कर लो, तो स्कूल का भी सर्टिफिकेट जो है ना वो आपने साथ लगाना होगा। अगर आपने अपने बच्चे साथ लाने हैं तो उनकी भी पूरी जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें आपने लगानी हैं। आपके साथ भी तस्वीर होनी चाहिए आपके बच्चे की, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, और मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके के जो से होते हैं ना, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। ठीक है, आपके अगर बच्चा है तो उसकी तस्वीरें फैमिली के साथ होनी चाहिए, डिफरेंट मतलब जगह हो, फादर के साथ, मदर के साथ, फैमिली के साथ। मैं मतलब कहने का ये है कि उसकी अगर जेन्युइन चीज़ें अगर आप साथ लगाएंगे ना तो आपका केस डिले नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप चीज़ें जो है जेन्युइन लगाया करें, फेक ना लगाया करें। फेक लगाएंगे तो आपका वीज़ा डिले हो जाएगा और रिजेक्ट होने के चांसेस भी 100% हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, अगर जो यूके होम ऑफिस है आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है, यूके एम्बेसी, तो जब ये डेट देंगे तब ही आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा तो आप ये नहीं सोचना कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा भी आपका डिले होगा। जब तक वो आपसे इंटरव्यू नहीं ले लेते उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे आपके वीज़ा के ऊपर, तो आपको वीज़ा देंगे। विदाउट इंटरव्यू के आपको वीज़ा नहीं होगा इशू, जब तक ये इंटरव्यू नहीं कर लेते। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है यूके होम ऑफिस ने कि आपका इंटरव्यू लेना है, तो वो आपके वीज़ा के हवाले से ही मतलब कोई इंटरव्यू होगा। ये नहीं कि सज्जे खब्बे दियां गल्लां पुच्छन तुसां कोलों, इस तरह नहीं होने लगा। मतलब कि वीज़े ने रिलेटेड जेह्ड़ी रिक्वायरमेंट हो सी उसने मुताबिक सवाल जवाब हो सन। अगर उनको लगता है कि हम ईमेल करेंगे तो वो आपको ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ होता है जो अगर उनको डाउट हो तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देंगे कि हमने जी इस तारीख को इंटरव्यू लेना है आपसे, तो आपने रेडी रहना है। वो तारीख फ़ेस टू फेस इंटरव्यू लेना होता है उन्होंने, और कुछ बातचीत होती है वो भी वीज़ा के मुताल्लिक होती है। तो इसमें वरी नहीं होना। अगर आप जेन्युइन हैं तो आप बिल्कुल वेट ही ना करें, आप बोलेंगे ठीक है जी, एनी टाइम जो है ना आप इंटरव्यू ले सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जनाब एक और पॉइंट पे कि अगर आपका वीज़ा डिले है तो आपको क्या करना चाहिए। तो स्किल वर्क वीज़ा हो गया, केयर वर्क हो गया, या कोई और कैटेगरी के हवाले से हो गया, तो जो आपका एम्प्लॉयर है, जो डेट इशू हुई है आपकी कि आपने इस डेट को आना है, तो आपने करना ये है, जो आपका एम्प्लॉयर होगा आपने उससे कांटेक्ट करना है। ठीक है, उससे बात करनी है, जी सर हमने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और हमें अभी तक यूके होम ऑफिस से कोई रिस्पांस नहीं आया तो इस वजह से डिले हो रहा है हमारा केस। एज ए स्टूडेंट भी हैं जो, उनका भी इसी तरह है। तो आपने अपनी जो यूनिवर्सिटी है उनसे कांटेक्ट करना है और उनको ये बताना है जी हमारा जो डेट थी हमारी ज्वाइन करने की, ठीक है, यूके में आके ज्वाइन करना, ठीक है, तो वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा वीज़ा जो है वो अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, हम वेट कर रहे हैं वीज़े का। जब तक वीज़ा नहीं आ जाता हम जो है ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपने ज़रूर उनको बताना है, आपके एम्प्लॉयर जो होते हैं। और उनको अगर यूकेवीआई की तरफ से भी आपको ईमेल आई है तो वो भी आप साथ अटैच करके उनको प्रॉपर ईमेल करेंगे। नाइसली सब कुछ लिखना है आपने, लिख के तो उनको ईमेल फॉरवर्ड करनी है। तो अगर आप रीज़न उनको बताएंगे, ठीक है, अटैचमेंट साथ लगा देते हैं,
क्लास आप नहीं ले सकते हैं, फ़लाँ डेट पे आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो होता ये है कि वो आपको इजाज़त दे देते हैं, मतलब कि एक्सटेंशन दे देंगे आपको, लाइक 3 से 4 वीक जो है, 1 मंथ तक आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दे देते हैं। जिन लोगों की, जैसा कि अभी जनवरी एंड होने वाला है, ठीक है, तो फ़ेब में अगर आप 5 तारीख तक आना चाह रहे हैं, आपका क्लास का टाइम है, ठीक है, ज्वाइन करना आपने, तो आप नहीं कर रहे, वीज़े का डिले है, मतलब वीज़ा का वेट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन अपने एम्प्लॉयर से या यूनिवर्सिटी में अगर जहाँ पे भी हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें, अटैचमेंट करें, अगर ईमेल आई है यूके एम्बेसी की तरफ से तो उनको बता दें, और ये होगा कि वो आपको एक्स्ट्रा टाइम एक्सटेंशन कर देंगे आपकी, कि आप 3 से 4 वीक तक के अंदर आ सकते हैं, आपको इतना टाइम और दे दिया गया है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर फिर भी 3-4 हफ्तों में नहीं आ रहा वीज़ा, तो वो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। आपने बताना ज़रूर है, आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं यूके में, आपने आना है जहाँ पे भी, आपने उनसे कांटेक्ट में रहना है। तो वो ये होता है कि वो आपको मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो जगह होती है वो ये किसी और को नहीं देंगे, ये डेफर कर देते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पेड इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, जितने भी बहन भाई हैं आपका वीज़ा डिले है। अगर उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम जो आपको बताया हुआ है, ठीक है, अगर वो टाइम गुजर चुका है तो आपका वीज़ा डिले है, तो आप बिल्कुल पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। आप उनको बताएं कि हमें जनाब इतना टाइम हमें बताया गया, आपने इतना टाइम बताया था और इससे ऊपर आज 1 वीक हो गई है या 2 वीक्स हो गई हैं, तो हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो आप इस तरह के वाले से पेड इंक्वायरी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों के वीज़ा डिले हो रहे हैं, आप अपना इनबॉक्स ईमेल जो है, जंक ईमेल, ये सारी चीज़ें, स्पैम वगैरह, ये ज़रूर चेक किया करें एवरी डे, एवरी सिंगल डे। तो इससे ये होगा कि अगर वो आपको ईमेल आए भी तो आपको, मतलब है कि टाइम वेस्ट ना हो आपका, लेट ना आप चेक करें, आप फ़ौरन चेक किया करें। मतलब एवरी डे चेक करने का मतलब यही है कि अगर ईमेल आ गई है, जंक में आ गई है या स्पैम में आ गई है या किसी और फोल्डर में आ गई है, तो आपको ईमेल जो है वो मिल जाएगी। तो अगर सिर्फ आप इनबॉक्स देखते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है इनबॉक्स फुल हो जाता है तो ईमेल जो है वो जंक में चली जाती है या स्पैम फोल्डर में चली जाती है, तो इसकी वजह से रीज़न ये भी है कि ईमेल आपको पता नहीं चलता, आपको नज़र नहीं आती है। तो इसमें यही मकसद है कि आपने प्रॉपर चेक करना अपना ईमेल। तो अपना जो इनबॉक्स ईमेल होता है आपका, वो हर टाइम एम्प्टी होना चाहिए, उसमें ईमेल फालतू की जो है वो ना रखा करें। उससे ये होगा कि एम्प्टी होगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा अगर ईमेल आती है तो लास्ट में अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप जब भी अपना केस सबमिट करते हैं तो मेक श्योर किया करें कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो आप बिल्कुल थोड़ा टाइम लगा के फिल कर लें, ठीक है। अगर सॉलिसिटर के थ्रू है तो वो सब जानते हैं, बहुत अच्छे सॉलिसिटर भी हैं माशाल्लाह, ये नहीं मैं कह रहा सबका, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बॉदर ही नहीं है जिनको, ठीक है, अब परेशानी नहीं है, टेंशन नहीं है, बस जी ये लगा दो, वो लगा दो, जमा करा दो, तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चीज़ें ये होती हैं कि आपने प्रॉपर चेक करनी है, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने अगर लगा दी है पेपर रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली वीज़ा जल्दी मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट्स की बात मैं आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ कि आपने जब एप्लीकेशन डालनी है तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होके सारा फॉर्म जो होता है वो फिल करना होता है, तो उसमें आप चेक कर लिया करें कि कोई मिस्टेक तो नहीं आपने की, और फिर आप अप्लाई किया करें। काफ़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो फ़ौरन वीज़ा मिलेगा। तो वीडियो होगी है लंबी, तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि मैं मज़ीद आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो अच्छी बनाऊं और अच्छी न्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूं यूके वीज़ा के हवाले से। काफ़ी बहन भाई जो हैं वो मुझे कह रहे थे इस वीडियो के बारे में, तो आज मैंने ये वीडियो आपके लिए बना दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरे यूट्यूब पे विज़िट ज़रूर करना है, साथ
वहाँ पे आपके लिए बहुत डिफरेंट वीज़ाज़ के हवाले से मैंने वीडियोस लगाई हुई हैं यूके आने के लिए। जो लोग यूके आना चाहते हैं तो डिफरेंट वीज़ा के ऊपर मतलब कि वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, वो आपके काम आ सकती हैं। और इसके अलावा मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाया करें, वहाँ पे आपके लिए मैंने लिंक जो डाले होते हैं वो आपके काम आ सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आती तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आपका कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। तो जैसा कोशिश होती है कि जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।